नमस्कार। वायुदाब और पवनों से संबंधित आज दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले भी 15 क्वेश्चन हल किए हैं हमने, और जितना ज़्यादा प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे उतनी ही हमारी तैयारी बेहतर होती जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वायुदाब की खोज की थी? तो इसमें दो ऑप्शन हैं, ग्यूरिक और पास्कल। तो क्या होगा इसमें आंसर? ग्यूरिक महोदय ने सबसे पहले वायुदाब की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति से निर्मित वायुदाब की पेटियां हैं। तो तापजनित और गतिजनित दो प्रकार की पेटियां हैं। इसमें कुल 7 पेटियों में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी तापजनित पेटी है, और उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय पेटियां हैं वो भी तापजनित हैं। तो 3 पेटियां हैं वो तापजनित हैं, और 4 पेटियां हैं वो गतिजनित हैं। तो इसमें सही आंसर होगा 4 पेटियां जो पृथ्वी की गति से संबंधित हैं, घूर्णन गति से। अगला क्वेश्चन, समान ऊंचाई पर किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को कहा जाता है? कोई भी दो स्थान है समुद्र तल से समान ऊंचाई पर, और दोनों के मध्य अलग अलग वायुदाब होता है। तो एक प्रकार से ढाल जिसे कह सकते हैं, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, तो उसे दाब प्रवणता और बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। तो ए व ब दोनों होगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु के क्षैतिज गति का मूल कारण क्या है? तो किन्हीं भी दो स्थानों के मध्य जब वायुदाब में अंतर होता है तो कम वायुदाब और अधिक वायुदाब, तो अधिक उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, कम वायुदाब की ओर हवा बहेगी। तो ये इससे पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था, वायुदाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट या बैरोमेट्रिक ढाल, इसमें होगा ब का आंसर वायुदाब प्रवणता। क्वेश्चन 5 का, बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है तो वायुदाब होगा? समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार। बैरोमीटर उपकरण में 75 सेंटीमीटर पठन है, वो पारे की ऊंचाई होती है, वो समुद्र तल पर होती है, और 1013.25 मिलीबार या किलो पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन, कथन है, ईस्टर्लीज पवनें महासागरों के पूर्वी भाग में वर्षा नहीं करती। महासागरों के पूर्वी भाग, इसका मतलब है महाद्वीपों के पश्चिमी तट। बिल्कुल सही बात है ये। और ईस्टर्लीज के जो पश्चिमी भाग हैं वहीं पे उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है। कारण क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे ठंडी धाराओं के प्रभाव में रहते हैं। ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है ये। तो कथन व कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या करता है। इसमें कथन और कारण में हमें पता रहता है कई बार, लेकिन व्याख्या करता है या नहीं करता है, दोनों सही हैं, कौन सा गलत है, तो ये ध्यान में रखना है। दोनों अगर हमें आ रहे हैं कि दोनों सही हैं और फिर भी हमारा आंसर कई बार गलत हो जाता है, तो ये आपको बड़ी ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में कौन सी पवनें मानसूनी पवनों में बदल जाती हैं? तो हिंद महासागर में
लगभग ये मानिए आप कि कन्याकुमारी तट से 110 किलोमीटर दक्षिण में भूमध्य रेखा गुजरती है और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। निम्न दाब का डोल्ड्रम प्रदेश है वो, शांत क्षेत्र जिसे कहते हैं। और उससे दक्षिण में और उत्तर में अश्व अक्षांशों से ईस्टर्लीज पवनें हैं वो चलती हैं और विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो उनकी दिशा है वो चेंज हो जाती है। उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये पवनें ईस्टर्लीज, पूर्वा और ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें होती हैं। अगला क्वेश्चन, कथन है ध्रुवीय पवनों की दिशा व्यापारिक पवनों की समानता रखती है। बिल्कुल ये सही है। कारण है उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व, जैसे ऐसी स्थिति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये इनकी दिशा होती है। और व्यापारिक पवनों की दिशा भी यही होती है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं करता है, सह का आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, पूर्वा तथा पछवा हवाओं के बीच विभाजक है। ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज जो हवाएं हैं उनके बीच का क्षेत्र है वो डोल्ड्रम, अश्व अक्षांश या ए व ब दोनों। तो अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है वो पूर्वा और पछवा हवाओं के बीच में विभाजन का कार्य करता है। उपोष्ण उच्च दाब भी इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण नहीं होता तो निम्न में से किस जलवायु का आविर्भाव नहीं होगा। यूपीएससी, यूजीसी नेट और आरपीएससी की कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। वायुदाब की पेटियों के स्थानांतरण से हमें पता है मानसूनी जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु का जन्म होता है। तो इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु। हम ये जानते हैं कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से उत्तरायण होने पे 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं पेटियां, दक्षिणायन में 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। केवल आदर्श स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ही होती है, बाकी इसमें चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांशों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें हैं। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें हैं वेस्टर्लीज, पछवा पवनें। इनकी स्थिति होती है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, असुमेलित युग्म का चुनाव करें। व्यापारिक पवनें हेडली सेल, पछवा पवनें फेरल सेल, ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय सेल और जेट स्ट्रीम समतापीय सेल। तो गलत कौन सा है। जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा पर चलती हैं और बाकी ये सभी सही हैं। व्यापारिक पवनें हेडली सेल, इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र से हवाएं ऊपर उठती हैं और कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर वो अश्व अक्षांश जो होते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब उस तरफ फैलकर वापस अश्व अक्षांशों में नीचे की ओर उतरती हैं
और फिर धरातल पर वापस भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार का एक जैसे यहाँ से इस तरफ मुड़ती हैं, नीचे उतरती हैं और वापस इस प्रकार मुड़ जाती हैं। तो ये एक प्रकार से सर्पिलाकार चक्र बन जाता है। तो हेडली महोदय के नाम पर इनको हेडली सेल या हेडली कोशिका कहते हैं। इसी प्रकार अश्व अक्षांशों से ऊपर हवा जो उठती है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ चलती है, फिर वापस नीचे उतरती है उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ। तो वहाँ पे फेरल कोशिका का निर्माण होता है और इसी प्रकार ध्रुवीय सेल का। तो ये जेट स्ट्रीम है, ये गलत है, ये समतापीय सेल नहीं है। अगला क्वेश्चन कथन है स्थल समीर के कारण तटीय भागों में समकारी जलवायु होती है। बिल्कुल सही है। स्थल समीर है वो रात्रि में चलती है। रात्रि में क्या होता है कि दिन में जब सूर्य ताप से जल है वो गर्म हो जाता है और देर तक गर्म रहता है, तो वहाँ पे उच्च वायुदाब रहता है और स्थल पर है वो निम्न वायुदाब रहता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर स्थल भाग की ओर चलेंगी। स्थल समीर और जल समीर ठीक दिन में इसकी विपरीत स्थिति होती है। कारण दिया है स्थल भाग के तीव्र तथा जल के मंद गर्म ठंडा होने की प्रक्रिया से वायुदाब में अंतर आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। स्थल भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जल है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए वायुदाब में अंतर आ जाता है और इसी के कारण स्थल समीर और जल समीर चलती हैं और तटीय भागों में समकारी जलवायु दशाएं होती हैं। तो कथन व कारण व्याख्या सहित सही हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। 3 कथन है। पहला है स्थल समीर व केटाबेटिक पवनें रात्रि में चलती हैं। बिल्कुल सही है। केटाबेटिक इसे पर्वत समीर भी कहते हैं, पर्वत से घाटी की तरफ बहती है और इनसे घाटियों में पाला पड़ता है। दूसरा है घाटी समीर को एनाबेटिक कहते हैं। एनाबेटिक ऊपर की तरफ पर्वतीय ढाल की तरफ बहती हैं। और तीसरा है मानसूनी पवनें सामयिक पवनें हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन सही हैं। कथन 1, 2 और 3 सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति पाई जाती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आदर्श स्थिति होती है। इस दिन सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि पूरी पृथ्वी पे होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए भूमध्य रेखा पर होने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य है भूमध्य रेखा पर आ जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे घूमती है। तो ऐसी स्थिति बनती है वर्ष में 2 बार। ये सूर्य की किरणें बिल्कुल ठीक भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। कई बार हम ये सोच लेते हैं या बोलने में ये कहते हैं कि सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे आ गया। नहीं, वो सूर्य कभी नहीं आता है। सूर्य है वो केंद्र में स्थित है हमारी आकाश गंगा के, और सभी उपग्रह ग्रह जो पिंड हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं निश्चित पथ में। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आदर्श स्थिति होती है, केवल 2 ही दिन होती है, बाकी इसमें चेंज होता रहता है। उत्तरायण के समय 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं जब कर्क रेखा पे होता है सूर्य की स्थिति, और दक्षिणायन में मकर रेखा पे होती है 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को, तब 5 डिग्री दक्षिण में खिसक जाती है। और कर्क रेखा पे होता है 21 जून
ये देखिए पहला आंसर जो दिया 21 जून, वो इसी से संबंधित है। तो ये 15 क्वेश्चन थे और आप बार बार देखिए। चाहो तो आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। बहुत ही ये मानिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। मैंने किसी गाइड से नहीं उठाए हैं, मैंने तो टेक्स्ट बुक से और काफ़ी साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। निश्चित रूप से हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हों। तो बार बार आप अभ्यास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।